नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। तो जिन बच्चों ने पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करनी है सब्जेक्टिव पेपर की। लेकिन कैंडिडेट संशय में हैं कि मतलब क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें या फिर व्याकरण। ठीक है, तो आज की जो हमारी चर्चा इसी बात पे रहेगी। इससे पहले हम लोग रिज़ल्ट की और एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले कमेंट्स आते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान हो कि 2-3 महीने पहले एक अखबार की न्यूज़ थी कि हमारा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हुआ है वो 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। तो उसी न्यूज़ के हिसाब से उसी डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। तो इसी तरीके से जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की डेट है वो भी अखबार में आई है कि नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम होगा। काफ़ी समय हो गया इस बात को भी। तो इसका मतलब है जब ये न्यूज़ सच्ची हो सकती है तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव वो नवंबर में ही हो। ठीक है, इस बात को हम मान सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो इसका मतलब अगर नवंबर में आपका पेपर कंडक्ट करवाना है तो रिज़ल्ट तो सितंबर के लास्ट तक आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो 1-2 दिन अक्टूबर के हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 20 दिन में। ठीक है, अब बात करें कि क्या पढ़ें, कहाँ से पेपर आ सकता है। तो जब से डेट आई थी एग्ज़ाम की तब से मैं एनसीईआरटी पे जोर दे रही थी, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, पहली बात तो सिलेबस सेम ही रहेगा। बार बार पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ। बार बार आपको बताया गया कि सिलेबस वही रहने वाला है जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का रहा है। मतलब आपकी वही एनसीईआरटी और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। अब आपने सभी ने सिलेबस देखा होगा कि जो एनसीईआरटी के लेसन हैं वो अच्छे तरीके से एक एक करके बताए हुए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में, 11वीं का, 12वीं का, और जो एक एडिशनल बुक कह सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके भी एक एक लेसन मेंशन कर रखी हैं। तो इसका मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें से लिखा हुआ है आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मतलब कि इस तरीके से हिंट दिया हुआ है। और फिर हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो छोड़ कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि अब जिस बच्चे ने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य को डीपली पढ़ा, एनसीईआरटी को स्किप किया, तो उसको थोड़ा पछतावा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब तो ऐसा था कि हमने चलो एक टॉपिक छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो एक नंबर का क्वेश्चन है, गया तो गया। अब ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम कोई टॉपिक छोड़ते हैं, जहाँ कोई मतलब इस सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ते हैं, तो सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आपको एनसीईआरटी बड़े अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, डीपली पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप एक पूरी रचना पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिख सकें। ठीक है, और हिंदी साहित्य से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपने मास्टर किया है, अपनी मास्टर की अगर बुक पढ़ी है तो दोबारा से उठाई, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हिंदी व्याकरण से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, कहीं से बन सकता है। उदाहरण के लिए मैंने तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से अपनी एनसीईआरटी भी पढ़नी है, हिंदी साहित्य भी पढ़ना है और व्याकरण को भी देखना है। दूसरी बात ये भी आपने स्मरण रखना है कि जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो तो 87% का है ना, तो 12.5% वहाँ पर क्या है, आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड हो सकते हैं और व्याकरण से। इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, जो सच्ची में ही बच्चा तैयारी कर रहा है। तो आपको पूरी लगन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर किसी को ये भी भ्रम हो कि कोई बैच लेके या मतलब कि किसी की हेल्प से आप इस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे, तो ये भी गलती है, क्योंकि जो तैयारी आप खुद से कर सकते हैं ना वो मतलब नहीं, क्योंकि ये लिखने वाला पेपर है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है, हर चीज़ को पढ़ना है। एनसीईआरटी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। हर रोज़ जो आप लेसन पढ़ें, मेरी प्लानिंग ये है, आप जो लेसन पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन बना के देखो कि 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे 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 बन सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अपनी तैयारी को पूरे ज़ोरों शोरों से करो, जिसको लगता है कि हाँ मेरा श्योर हो ही जाएगा। श्योर तो वैसे जिसके अच्छे नंबर हैं कर ही सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने जिस मतलब कि रास्ते पर कदम रख लिया है, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक चलो मान लीजिए किसी कारणवश इस पेपर में किसी कैंडिडेट के नंबर नहीं बने, कम आ रहे हैं, तो आने वाली वैकेंसी के लिए तो आप अभी से अपने आप को तैयार रखेंगे ना, तो ठीक है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11वीं कक्षा की जो बुक है हमारी आरोह भाग 1, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसमें पहली ही रचना क्या है, नमक का दारोगा कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें से दो तीन क्वेश्चन उठाए गए हैं स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो उससे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो तो किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो नमक का दारोगा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, नमक का दारोगा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, 300 शब्दों में सारांश लिखकर स्पष्ट करें। और आपके नंबर 10 हैं, जिसके लिए आपको समय मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का, क्योंकि 3 घंटे का समय है। आपने 150 नंबर का पेपर करना है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल 12 मिनट ही मिलने हैं। जब कि आप पूरे 15 क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको 12 मिनट में अपना मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको लगा कि मैंने ये क्वेश्चन सही बनाया है, अगर कुछ मतलब आपको लगा कि ऐसे नहीं ऐसे भी बन सकता है, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। नमक का दारोगा कहानी का आपको पता है कि जो मुख्य उद्देश्य क्या था, धन पर धर्म की विजय थी ना। अंत में क्या होता है कि जो मुंशी बंशीधर होते हैं उसको लोपीदिन अपने यहाँ मुंशी रखने के लिए कहता है, मुंशी रखने के लिए मतलब आग्रह करता है। तो क्या थी, धन पर धर्म की विजय, तो ये उद्देश्य था। तो इसके लिए आपको कहानी शुरू से लेके उसको शॉर्ट में सारी कंप्लीट करके कैसे कैसे मतलब कहानी शुरू होती है, नमक पर टैक्स वगैरह लगने की वजह से उसकी तस्करी होने लगती है। फिर जो एक गरीब परिवार था, मतलब कि बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी, मुंशी बंशीधर उसको दरोगा के पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर वो बहुत ही ईमानदार थे, इसीलिए उस पर धन का कोई भी असर नहीं होता। अंत में उसकी ईमानदारी को पहचान लेता लोपीदिन और उसे अपने यहाँ मतलब मुंशी रखने के लिए ऑफर करता है। तो मतलब पूरी कहानी आपने सारांश में लिखनी है और उसका उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो ये 300 शब्दों में इस तरीके से आप क्वेश्चन आपका बन सकता है। आदिकाल मतलब आगे हम हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें जैसे आदिकाल के बारे में हमें पढ़ना है। तो आदिकाल के सबसे पहले रासो साहित्य आता है, तो उसमें प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की काफ़ी सारी बात चलती है। तो उस पर आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल के रासो साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर 300 शब्दों में नोट लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनेगा और 1-2 क्वेश्चन हो सकता आ जाए, क्योंकि छंद अलंकार रस अभी कुछ नहीं पूछा। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हमारे तो सिर्फ आइडियाज़ हैं, हमें अपने आप को उसी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो जैसे व्याकरण के अंग 3 अंग होते हैं, व्याकरण के वर्ण विचार शब्द विचार, और आपको पता है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण के अंग वाक्य विचार का विस्तार से वर्णन करें 300 शब्दों में। तो उसमें आपको वाक्य के सभी तरीके के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर सब कुछ लिखते हुए उसका आंसर करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब जो मेरा कहने का भाव है कि आपने रिस्क नहीं लेना है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। आपने बहुत सारे पेन ले लेने हैं और लिख लिख के उनको ख़त्म करना है। जितने आप ज़्यादा पेन ख़त्म करोगे ना, उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी, स्पीड होगी, लिखाई सुधरेगी, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैंने किया। अगर क्लास अच्छी लगी, मेरी बातें आपको लगी कि हाँ दम है,
तो लाइक कर देना और अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।